आपको क्या चाहिए? आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? स्मॉल n चाहिए, सब लोग बोल हो गया टाइम, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेट, अरे इधर देखो भैया, बातें नहीं, ये वायर इसका ये एरिया प्रोसेस A है, नेट लंबाई L है, नेट जाने को दिया आपको, अरे दिए ना, मैंने माना इस पूरे वायर का टोटल मास केमिस्ट्री थोड़ी कितना है m, मास कितना है m। तो इस वायर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कैसे लिखोगे बेटा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नहीं तो लिखते हो क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए? क्या नंबर ऑफ एटम्स लिखने हो कि कितने ऊपर के एटम्स होंगे? नंबर ऑफ एटम्स क्या लिखोगे? m अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या? Na 6.2 into 10 power 23। ये आपको क्या मिला? नंबर ऑफ एटम्स मिला। एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक ही जगह क्वेश्चन दिया है यार, सभी बोर्ड पर नंबर ऑफ व्हाट फ्री हर एक इतने एटम है तो सब दे देंगे ना, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? इतने नंबर ऑफ एटम है और एक एटम कितना दे रहा है? एक। क्या ये रहेगा? अरे बोलो ना यार। उसके बाद ये क्या मिला आपको? अभी ये क्या मिला? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल m क्या बोलते थे आप? नंबर ऑफ लिखा है तो n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? स्मॉल m Na अपॉन m नॉट अपॉन क्या? वॉल्यूम। अरे बोलो ना यार, तो मास अपॉन वॉल्यूम का डेंसिटी होता है। भले दिया नहीं था लेकिन हमने अज्यूम कर लिया, लेकिन हमने दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो n अपॉन ये वाला वॉल्यूम क्या? ये वाला है, ये वाला वॉल्यूम पूरे मटेरियल की डेंसिटी है। मास ऑफ द मटेरियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अरे समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो डेंसिटी को मैं किसी को नोट कर दूं, d से कर दूं क्या यार? यस सर। क्या लिख देता हूं ये d है। तो m अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया? d हो गया इनटू na हो गया, और क्या बचा दिया? स्मॉल n लिख दिया। इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ स्मॉल n नहीं पता था, वीडियो आ जाएगा क्या? तो देखो i की वैल्यू कितनी थी? 1.34 10 वाले को होगा n into e into a into vd। n की वैल्यू कितनी आई थी? 20 अब रखिए dna अपॉन n नॉट। d की वैल्यू कितनी थी? 8990 d अपॉन ये ना, और ये कितना था? 60.5। यूनिट देख लेना भाई, ये भी एसआई में है, ये भी एसआई में है, ये भी एसआई में है, और ये होता ही है। तो डी एन ए की वैल्यू 6.22 into 10 पावर 23। ये किसकी वैल्यू आ गई? स्मॉल n की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 पावर -19। एरिया कितना रहेगा? 10 की पावर -6। क्या चाहिए था? क्या सॉल्व कर लेंगे इसको? जल्दा सा आंसर नहीं आएगा, बट डेटा जैसे दिया है तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो बीडी सॉल्व होकर आता है 10 की पावर अप्रोक्सीमेट -4 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कॉपी करो क्या भाई? number of mass upon molecular mass, number of moles n equals to 3 होगा। number of moles ही तो होता है वो, मैं तो बता रहा हूँ। n small n होगा, कुछ भी लिखा है तो स्मॉल एन होता है मेरे ख्याल से। कैपिटल में नहीं देखा, यानी स्मॉल एन होता है। पीछे कर दो, जब तो फेयर कॉपी में फोन करेंगे इसमें तो क्या होती है? पीछे कर दो।
मास्टर। आरएमएस स्पीड क्या होती है रूट ईआरटी अपॉन मॉड्यूलर वेट आर को Here नहीं। एक मोटिव रख दो। इवन को डालते हैं और आपको तो मोटी होती है फिर देखो। तो स्पैनर थोड़ी है। यहाँ पर ग्राम पर केजी पर मोल के बगल वाले की क्या आती है मीटर पर Doubt। मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि आप इसे भी ऐसे में डाल रहे हो इसको भी ऐसे में डाल रहे हो तो इसको भी किस में डालोगे Yes, sir। तो ऐसे यूनिट क्या होगी केजी पर मोल तो अगर ऑक्सीजन का 300 केल्विन पर आरएमएस स्पीड कुछ ही आती है तो कितना डालते हैं RMS speed relative 3 into 8.314 into 300 केल्विन अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल होता है तो क्या करोगे 10 की पावर माइनस तब स्पीड क्या होने वाली है बेटा ऐसी तो ऐसा वहां पर भी ध्यान रखना यहां पर क्यों किया मल्टीप्लाई समझ में आया पूरा कचरा हम जो डाल रहे हैं किस में डाल रहे हैं एसआई में तभी तो हम किस में बता पाए एसआई हो गया क्या बीस वाला कर लिया No। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है Self। लगा दिया। पेटी खान चलेगा क्या कैंटीन में? हैं? क्या कह रहा है? पेटी खान चलेगा कैंटीन में? आगे देख लो बढ़िया होते हैं ना खा रखे आलू वालू होते बढ़िया। पेट भर रहा है। क्या करता है पेट में भरता अपना। क्योंकि मैं आने से पहले खाना खा रहा हूँ। अरे ऐसे तो मैं का जूस पी के सही सा आया क्वेश्चन है आप जूस अलग चीज़ है। ग्राफ वगैरह चमकते हैं ठीक आज मेरा 2 पनीर के पराठे और वो जूस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देखिए पीजी संडे को मिला है। बढ़िया। पीजी में है क्या? स्पेशल मैं तो रूम लेकर रहता ना मतलब पीजी में लगा रखा हूँ मैं। पीजी में मज़े ज़्यादा अच्छा नहीं होगा नहीं बढ़िया। कभी मिल जाता तो खाना कभी क्या खा के आता है ये पूरा समझ लेना ये पूरा सॉलिड कैसे मटेरियल खा है के आता तो यहाँ पर एरिया कैसा है बढ़ता हुआ फिर कैसा है मोस्टली फिर कैसा है बढ़ता क्यों हुआ नहीं मिला? यहाँ पर मैंने अच्छा ये पूरी दिन नहीं मिला। ये लेंथ भी आपकी वीडियो L है क्या ये मिलता है पूरी की लेंथ भी आपकी L है इस रोटी की का लेंथ तो आपकी L है और संडे को क्या मिलता है? ध्यान से देखिएगा इसको मैंने वेट किया ये हायर पर ही लोअर पर है क्या थोड़ा सा झट से एक्टिविटी पैदा हुई होगी ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या इलेक्ट्रॉन डेल्टा में स्टार्ट हो गए होंगे तो ऐसे क्या आ गया होगा स्टडी स्टेट आ गया होगा तो आई वाली करंट इज इक्वल टू आई तो ये क्या होने वाली है इसे देखिए क्वेश्चन मेरा भाई जब से आया ना भाई पर आपको ये x इक्वल टू 0 एंड है ये x इक्वल टू n ये x इक्वल टू 2n और ये x इक्वल टू 3 है समझिए कि आप लोग तो आपको बनाना है I वर्सेस x ग्राफ पहला फिर आपको बनाना है J वर्सेस x ग्राफ फिर आपको बनाना है रेट स्पीड वर्सेस x ग्राफ फिर आपको बताना है रेट ऑफ हीट लॉस वर्सेस x ग्राफ एक और बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अंदर नीचे वाला का मन सही। बटन दबाना। एक मैं बता देता हूँ आपको पहला वाला एक मैं बता देता हूँ करंट को क्या रहेगी कांस्टेंट नहीं नॉन जीरो नहीं सलवार में एग्जैक्टली आप जो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है फंक्शन चाहिए होता है फंक्शन तो पढ़ लिया होगा ना मैथ्स में तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दो क्वांटिटीज की बीच में रिलेशन वही तो फंक्शन कहलाता है तो या तो एग्जैक्ट फंक्शन निकालो तो फिर फंक्शन का नेचर क्या है डेरिवेटिव वगैरह निकाल कर आप एक ग्राफ का आइडिया लगा पाएंगे लेकिन अगर मान लो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए j वर्सेस x ग्राफ बनाना होता है अगर ऑप्शन दिए होते तो आसानी से एक करीब आते ना यार कैसा होता है ग्राफ आइडिया लगाओ
फिर इसके बाद जे यहाँ से लेकर ये यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है और ये जो वैल्यू यहाँ मिली गई होगी जे की क्या बड़ी रहने वाली है फिर से एरिया कम हो रहा है तो जे बढ़ेगा जैसे यहाँ पर घटा था क्या वैसे यहाँ पर बढ़ेगा ये यहाँ तक जाएगी सेमी एरिया प्रश्न से यहाँ पर दोनों एट्रिक और एग्जिट वाले सेम है ना यार आई सेम है तो एरिया सेम है तो क्या डिफरेंस करेगी क्या सकता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ क्या पेरेंट्स है देखो कम करेगा अब कभी कैसे बनेगी डिक्रीजिंग होगी तो कभी अरे कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो स्टेट लाइन हो ही नहीं सकता अच्छा ये तुम कैसे कर सकते हो बहुत बढ़िया जो डिक्रीजिंग तो स्टेट लाइन में हो सकती थी बहुत बढ़िया वो तुम सोचो मैं नहीं बताता हूँ फिर चलो देख लो टाइम पास करो सिंपल फंक्शन बना लो सब लोग बोल ओए इधर देख लो यार सबको यार जबरदस्ती पढ़वाना पड़ रहा है कब नहीं पढ़ेगा मैं वो फंक्शन बना के दे देता हूँ मैं इधर देखो उधर यहाँ देखो भाई इधर देखो इधर यहाँ से एक्स लिया पहले और यहाँ पर एक सरफेस एरिया लिया अगले बोर्ड पर लेट इसकी जो भी क्रॉस सेक्शन कट करोगे वो कैसी शेप का दिखेगा डिस्क शेप का दिखेगा ना यार तो यहाँ पर अगर आपको जे डिफाइन करना होता बेटा तो यहाँ पर i अपॉन पाई इनटू y स्क्वायर टाइप डिफाइन करते लेकिन आपको i और y का थोड़ी ग्राफ बनाना है तो j और y का थोड़ी ग्राफ बनाना है आपको किसका बनाना है j और x का इसमें y को कुछ ज्योमेट्री से रिप्लेस करना पड़ेगा तो ज्योमेट्री आपको कहीं दिख रही होगी कुछ ना कुछ सेटिंग बैटरी होगी अरे बोलो ना यार ठीक है क्या ये tan थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये tan थीटा कांस्टेंट है ऐसा स्लोप tan थीटा कांस्टेंट है क्या tan थीटा को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं क्या अगर ये मान लो इंटरवल ये रेडियस स्मॉल a थी फॉर एग्जांपल अरे बोलो ना यार तो क्या मैं tan थीटा को लिखता ये वाली दूरी अपॉन x तो tan थीटा को आप क्या लिखते हैं tan थीटा है तो कांस्टेंट लेकिन उसको बेटा क्या लिखेंगे अपन y minus a upon x ये आपको दिख रहा होगा y डायरेक्टली क्वेश्चन समथिंग कांस्टेंट क्या होगा y डायरेक्टली क्वेश्चन किसके आ गया तो आपको ये दिख गया होगा कि j जो है वो इनवर्सली क्वेश्चन किसके आ गया x स्क्वायर कर भी हो और नहीं आइडिया लग रहा तो क्या स्लोप निकाल लोगे क्या dj by dx सभी लोग बराबर dj by dx क्या कुछ -1/x टाइप का आएगा इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा दिख गया और x के बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड घटेगा दिख गया मैग्नीट्यूड समझ में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कंपेयर करना हो क्या करना हो तो देख लो उस पर फिसला के देखो इधर देखो इधर आपसे पूछा जाए कि स्लोप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर जाता है कि यहाँ पर तो एक बंदा यहाँ से फिसलता और एक बंदा यहाँ से फिसलता कहाँ पर फिसलना आसान है यहाँ पर इसमें मैग्नीट्यूड स्लोप यहाँ पर ज्यादा होगा तो स्लोप आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है x बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड स्लोप घटेगा घट रहा है कि नहीं घट रहा है अभी भी डाउट है क्या बोल वही तुमने क्या गॉड डिजायर अब ये डाउट जेन्युइन था साइड से फुल पानी छाड़ दिया पूरा इसका डाउट था भैया इनका भी क्यों हो रहा है डिक्रीजिंग है लेकिन समझ में नहीं नॉर्मल आ पर्सन गाड़ी एरिया बढ़ रहा है डिजाइन तो i upon j से डिनोमिनेटर वाली टीम पर टर्म क्या हो रही है बढ़ रही है तो j घटेगा घटना वाला ग्राफ तो ऐसे भी होता है ना ये भी घट रहा है घटने वाला ग्राफ ऐसे भी होता है ना यार घटने वाला ग्राफ ऐसे भी होता है ना यार एजीटी आपने ये कैसे बना दिया ऐसे अभी समझ गया अरे फंक्शन बना लो लोकेशन थोड़ी क्या बाकी क्या आप लोग सोचेंगे क्या इसलिए कल जाके फिर से अलग ग्राफ v वर्सेस x ग्राफ कैसे बनेगा मजा आ गया क्या e वर्सेस x भी वैसे ही बनेगा j सिग्मा इनटू v सिग्मा तो इसकी प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी है दूसरा इसकी प्रॉपर्टी वो तो क्या होगा कांस्टेंट होगा
2 दिन ही तो आया रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट लेंथ वर्सेस एक्स ग्राफ। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता था, P इक्वल टू I स्क्वायर। तो आपसे किसका ग्राफ पूछ रहा है, dP by dx वर्सेस x ग्राफ। और रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता था, P। लेकिन आपने ग्राफ किसका पूछा है, रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट लेंथ वर्सेस x ग्राफ। तो पर लेंथ का मतलब क्या होगा, dH by dt अपॉन dx। तो y एक्सिस पर आप इसको प्लॉट करने के लिए बोल रहे हो, चौथे वाले y एक्सिस पर इसको प्लॉट करने के लिए बोल रहे हो, dH by dt अपॉन dx वर्सेस x। दैट इज dP by dt। समझिए ना, पावर लिखोगे आप, पावर क्या लिखते हैं, I स्क्वायर इनटू r। एक थोड़ी सी पावर क्या लिखते हैं, किसी भी जगह पे जाकर x जगह पे जाकर पावर उसमें x पे जाकर क्या पावर लिखते हैं, dP इक्वल टू क्या, I स्क्वायर इनटू dr। ये तो लिखते हैं, ठीक है। और अगर dr की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता था, रो इनटू लंबाई। अरे यहाँ से पूरा डायग्राम देख चलो, बोलो आगे का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा मैं यहाँ से x दूरी पर गया, dx रिप्लेस का मैंने कंडक्टिंग लेंथ ली, ठीक है। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस ना होगा, जैसे इसमें करंट जा रही है ना यार, चलो बोल समझने की कोशिश करो। इसमें करंट जा रही है, उसकी छोटी सी रेजिस्टेंस पर कितनी मान ली, dr कितनी मान ली। तो पर सेकंड कितनी हीट लॉस हो रही होगी, वो आप क्या लिखते हैं, इसमें बहने वाली करंट का स्क्वायर, बहने वाली करंट का इनटू इसका छोटा सा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसका मान है बेटा, इसका dr। ये तो लिखते हैं। अच्छा आप ये थोड़ी चाहिए था, आपको क्या चाहिए, dH by dx y एक्सिस पे लगाना है, x है। ये बात लिख दिया ना, चाहिए। अरे बोलो, तो dH by dx क्या है, जल्दी dx कर दो। फंक्शन ये इस पर क्या प्लॉट करने वाले हो, y प्लॉट करने वाले हो। y क्वांटिटी एक साइड रखोगे, फिर y इक्वल टू mx प्लस c। आप इसके लिए तब बना पाते हो जब आपको पास y और x का रिलेशन है। तो जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है उनका फंक्शन तो लिखोगे ना यार। अच्छा dr बेटा अगर आप लिखते हैं तो याद है आपको, मैंने बताया था रिसीविंग dr इक्वल टू क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी into length of the conductor, that is dx। वो लेंथ जिसके हम करंट जाती है, कौन सी करंट जा रही है, ये dx जा रही है कि dx। अरे बोलना यार, रो इनटू, अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए ये मैंने जान के कराया है। अभी मैं अच्छे बोलूंगा ना, डेंसिटी देर की होगी और अलग-अलग टाइप के सेट के लिए हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह। इसमें एलिमेंट लेना भी सीखेंगे और बिना एलिमेंट के भी हम निकालेंगे फंडामेंटल लॉस। तो रो इनटू dx अपन क्या आता था, इसका एरिया, अपन इसका क्या आता था, एरिया इसका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया हुआ डिस्क का। सुनते रहिएगा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये वाली, और ये ऐसी पूछती है। तो बेटा अपन अगर यहाँ पर देखें तो I स्क्वायर dr को आप क्या डालते हैं, रो dx अपॉन एरिया, और अपॉन dx पहले से चला, dx से dx मिल गया यार। सभी लोग बोर्ड पर कोई बात नहीं करेगा, क्या इस क्वांटिटी को आपने y को नोट किया है, और ये बाकी जो कचरा है I कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, क्या ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। और क्या यही ऑर्डर किसका था, J का था। तो जैसा J और x का ग्राफ बना था, क्या वैसा ही इसका भी बनेगा। अरे समझा क्या, कॉपी करो। ये ऐसे गया ऐसे, ये समझ में आया, ये वाला कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि कब क्यों बना। अब जो को दिख गया होगा ना यार, dj by dx एक तो नेगेटिव है और x के साथ बढ़ने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग एक ही ग्राफ बनता है, स्लोप नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। अरे बोलो ना यार, क्या बता दो हर टाइप की स्लोप में कैसे आपको एक बार में सोचना होता है, पता ही है वैसे तो बस 6 ग्राफ बनते हैं आपकी जिंदगी में। हाँ वही मैथमेटिक्स में 6 ग्राफ बनाते हैं, कॉपी कर लिया क्या।
रेजिस्टेंस क्या होता है? I स्क्वायर इनटू I करंट थ्रू करंट रेजिस्टेंस और R उसमें मिलता रेजिस्टेंस, वो dH by dt है। वो क्या है? अगर मुझे t टाइम में हीट कितनी हुई है, dt उधर ले जाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और dt टाइम में हीट कितनी जनरेट हुई? I स्क्वायर इनटू R। फिर अगले dt में I स्क्वायर इनटू R, तो हीट कितनी जनरेट हुई? एडी कर दे, dt उधर ले जाकर क्या करोगे? ये सब बताने की जरूरत नहीं है ना। अरे dH by dt इधर देखो, ये आपने लिखा, इधर देखो, ये रेजिस्टेंस था, इसमें करंट कितनी आ रही है? I। तो इस रेजिस्टेंस में the rate of thermal energy develop हुई ना, चार्ज बाहर, उसने एनर्जी यूज की, उसने इसको क्या कर दिया? गर्म कर दिया, एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? वो डेवलपमेंट पॉइंट यूज करेगी ना। द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं भैया? अरे बोलना अभी तो दिखाया है, क्या बोलते हैं? तो ये आप क्या लिख रहे हो? h को अगर हीट बोल रहे हो तो रेट क्या होगी? dH by, इसमें क्या लिखते हैं? I स्क्वायर इनटू, ठीक है, dH is equal to I स्क्वायर इनटू R इनटू dt। दोनों में क्या नाम लेगा? अगर आपसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टाइम, तो बोला जाए कि t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक कितनी टोटल हीट डेवलप हुई, तो क्या यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे t1 से लेकर, तो ये क्या आएगा? h, तो ये क्या बोलेगा? टोटल हीट डेवलप थर्मल हीट इन रजिस्टर, रेजिस्टेंस को रजिस्टर भी बोलते हैं ना, इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t, फ्रॉम t1 to, क्वेश्चन लिखो, ऐसे बनाना क्वेश्चन। ए रजिस्टर इसके लिखे कैसे वो कचरा होगा ये सोचना जाकर कि बेसिक मैथ्स सिखाई जाती है वाली बात है। एलिमेंट वगैरह लेना सिखाते हैं ना 11th में, और जहाँ पर सेंटर मास में भी सिखाते हैं। सबसे शुरुआत होती है सेंटर मास से, जब भी चीजें वेरिएबल होती है तो किसी के जनरल एक्सटेंशन पर जाते हैं, फिर dx का चेंज करते हैं। मैं तो एलिमेंट लेना सिखाता हूँ सेंटर मास में, क्योंकि मेरे को 5 चैप्टर में काम आता है। सेंटर मास में, रोटेशनल मोशन में, और उसके बाद ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटिज्म और करंट में, शायद ज्यादा होगा। तो इतने चैप्टर्स में काम आता है एलिमेंट लेना सिखाना। हो गया? ये कंफ्यूज मत होना, ये भाई किसने बोला? मैंने स्लोप पता नहीं है, y इक्वल टू mx प्लस पूरा नाम क्या भाई इसका? जतिन का क्या? जतिन का लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा था ना, वो लगा पढ़ा था करता चाहिए भी सही है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करेगी? याद है आपको? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन n into e square upon 1000। ताऊ, तो ताऊ
क्या था टेम्परेचर दैट्स व्हाई रेसिस्टिविटी किस पर बड़ी लगी है आगे लिखिए मैं एक ऐसी बार मास लिखा रहा हूं एज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर as the temperature of a conductor हाँ उसमें हेडिंग डालनी थी उसके अंदर लिखना बता as the temperature of a conductor conductor heading थी temperature dependence of resistivity अब उसके आगे लिखना है इसमें as the temperature of a conductor is increased as the temperature of a conductor is increased एयर का comma the thermal agitation increases thermal agitation और thermal की वजह से एनर्जी होती है वाइब्रेशन agitation बोलेंगे agitation बोलेंगे देखिए ना यार वो मैं नहीं कर रहा चलो तो नहीं करो thermal जी रीड करेंगे कि जा जी करेंगे ना agitation the thermal agitation increases as the temperature of a conductor is increased याद कर लिया comma the thermal agitation increases वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे the thermal agitation किसके वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे अभी मैं आगे जा रहा हूँ बढ़िया पढ़ा क्या लिखा है thermal agitation increases and the collision becomes more frequent and the collisions become more frequent तो जल्दी कॉलेज होने लग जाएंगे तो वो याद है आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी जल्दी ट्रांसफर होगी तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिमूव करोगे तो क्या वो जल्दी से रिलैक्स हो जाएगी उसका वो आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो वही लिखा रहा हूं और कुछ नहीं as the temperature of a conductor is increased comma the thermal agitation increases and the collision become more frequent देखिए यहां तक फुल स्टॉप the relaxation time tau the relaxation time tau the relaxation time tau decreases दिखा चुका हूं हालांकि ये सारी बात the relaxation time tau decreases and hence the drift speed decreases and hence the drift एक क्वेश्चन ही आंसर है अरे भैया याद है फॉर्मूला टाउ डिक्रीज हो गया तो बीडी डायरेक्टली इक्वल किसके था बीडी डायरेक्टली इक्वल किसके था टाउ के टाउ बढ़ गया तो बीडी क्या हो जाएगा अरे होगा कि नहीं होगा याद है ना बीडी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बदली नहीं इधर इधर आपने एक बार कंडक्टिव इलेक्ट्रिक लगाई तो वो तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने फिक्स कर रखा है तो E into L इसका तो डेल्टा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसका तो क्या डेल्टा भी तो डेल्टा भी आपने फिक्स रखा बस उसका टेंपरेचर बढ़ाया तो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड क्यों कम हुई है बस समझ आ रही है क्या तो क्या लिखा है एंड हेंस द ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से द कंडक्टिविटी decreases and resistivity increases next line से क्या कंटिन्यू कर सकते हो the conductivity decreases and the resistivity increases as the temperature increases the conductivity decreases and conductivity और resistivity reciprocal है कि नहीं है तो कोई एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो फिर वो साइंस क्या है the conductivity decreases and resistivity increases as the temperature increases देखिए यहाँ तक अपलोडिंग स्पीड चेंज करके टेंपरेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पर बढ़िया आती है कम हो जाएगी और resistivity क्या हो जाएगी अपलोडिंग नहीं ये वही को समझ में आ रहा है डाउनलोडिंग स्पीड तो बढ़िया आती है अपलोडिंग नहीं आती करके आती है चेंज करंट क्या होता है चेंज करंट क्या होता है सिग्मा इनटू E और J में हमें इधर देखो दो चेंज करंट क्या होता है सिग्मा इनटू E मैं क्लास से बाहर कर दूंगा पेरेंट्स के बिना अलाउ नहीं करूंगा क्लास भटकते हैं ना
मेरे लिए नींद चिल्ला कि बार-बार लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें याद होना चाहिए। मेरी ड्यूटी नहीं कि 10 बार बताता रहिए, उसके बाद भी सुन नहीं रहे। ये तो ये हवा में बात होनी चाहिए। 10 लाख फॉर्मूला बता चुका हूँ ना। याद बना रखा पढ़ाई को, नहीं माने बोल दो जाकर पेरेंट्स को, नहीं करनी चाहिए तैयारी। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जो कर रहे हैं कम से कम उनको तो मत परेशान करो। खड़ा होना, करो, तुम ही ना। ये वाला फॉर्मूला नहीं खड़े जे स्क्वायर सिग्मा इनटू ए, दूसरा फॉर्मूला कौन सा? जे का। आज ही मैं 5 बार लिख चुका हूँ, उधर नहीं देखेगा है वो तो देखे तो मैं नहीं बता दूंगा। एन ई इनटू, तो ये से तो सारी काम की बात हो रही है। जो मैंने लाइन लिखाई आप अपना डिटेल क्या हो जाएगी, ये कैसे पता लगा? ये एक तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा वाला? डेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? ये आई का ये दूसरा कचरा कांस्टेंट हो गया। जैसे आपने डेल्टा V फिक्स किया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डेल्टा V फिक्स किया तो इलेक्ट्रिक बिल फिक्स हो गई। तो इस तरह से तो VD किसके प्रोपोर्शनल हो गया? तो मैंने अभी बताया कि टेंपरेचर बढ़ाओगे तो टाउ, तो VD कम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? डेप्थ स्पीड कम होगी, क्या Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VD के था? Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? ये भी कचरा कांस्टेंट हो गया पार्टिकल मटेरियल के लिए। तो VD घटा तो Z घटा है, और Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सिग्मा के। तो कंडक्टिविटी घटेगी नहीं घटी, और सिग्मा इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके है? वो बढ़ेगी नहीं बढ़ी। वही तो लिखा रहा हूँ, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ना लिखाने की। ये तुम्हें खुद से सोचना आना चाहिए। ये तो मुझे 10 से पहले आता था क्लास सोचना तो। अरे यही तो है, देखना है कौन प्रोपोर्शनलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है। अरे समझ में आ गया? सुना करो मत, मौका दो मेरे को, नहीं तो हमारे पॉइंट हम खराब हो जाएंगे। मैं जितना इंटरेस्ट के साथ तुम्हें सिखाने के साथ आया हूँ उसको खराब मत करो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस बैच से हटा के दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाऊँगा। हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो ये वाली चीज़। मुझे तो वो एक होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना। मैं पहले नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाने के हिसाब से पढ़ाता ही नहीं। सिखाने का पता तो लगे, सीखना होता है और सीखोगे तब जब सुनोगे। आज वो बच्चा कौन आया था जो वो तुम्हारे साथ, दूसरा कौन था इधर बैठा है? आज वो पूछ कुछ और रहा था, मैं उसको बिल्कुल बेसिक पर लेकर गया जानकर कि मुझे लग गया कि इस पे ये दिक्कत है। तो मैं अगर वो टाइम स्किप करना होता कि ठीक है जो पूछने आया वही बता दो, भाई समझ में आया ना आए तो मेरा फायदा था। 5 मिनट मैंने बता के भेज देता, लेकिन मैंने 30 मिनट दिए उसको वो चीज बताने में कि चलो ठीक है अगर नहीं आती तो ये सीख ले। लेकिन उसके लिए तुम्हें सिंसियर होना पड़ेगा और ये हर रोज नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं पढ़ना है तो मेरी क्लास में चुपचाप बैठो। मेरी क्लास का माहौल खराब करोगे मैं थप्पड़ मारूंगा। मैं सबको बोल रहा हूँ और ये कोई बोलता नहीं होगा यार नारायण सेंटर में, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पढ़ना है ठीक है, तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बन जाते सिलेबस, नहीं टॉपूंगा मैं तुम्हें। लेकिन तुम मेरे से इतना एज गैप होने के बावजूद मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, उसके बाद चेक 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 यही सिखाएगा कॉन्फ्रेंस से। मैं भी आया था यूपी से ऐसे मामले कि इस टाइप की हरकत मैं भी नहीं देता था। टीचर्स बैठा है तो रिस्पेक्ट होती थी। तुमने तो ऐसा समझ लिया कि फीस बढ़ दी है, टीचर को खरीद लिया है, बाप का राज थोड़ी चल रहा है। नहीं पढ़ना दूसरा पेज में चले जाओ, मैं 10 बच्चों को पढ़ा दूंगा जो पढ़ने वाले हैं। मैं बोला से डांटना मत, दूसरे कलीग टीचर्स वगैरह, मैंने क्यों ना डांट दिया? मैं इनको सिर पे थोड़ी चढ़ाऊंगा। आपको पता कहीं ना कहीं तुम्हें ही गलती लग रही है मेरे को। तुम्हारे 2 टीचर चेंज हुए थे, 2 जो भी चेंज हुए। अगर तुम्हारे सीखने की
देखिए मेरे को बहुत ही कम बच्चे हैं जो सीखने के इंटरेस्ट के साथ बैठे हुए हैं। बाकी कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती एक थप्पड़ मार के घर से भगाया, जा बेटा जाओ एडमिशन हो गया है, आप IIT बन जाओ। हलवा थोड़ी है IIT यार। और एक चीज मैं बता दूं, अगर सब कुछ टीचर ही करने से हो जाता ना, ठीक है, LM के जो डायरेक्टर्स है ना, उन्हें हर साल फर्स्ट सेकंड टाइम सब भी आती है ना, उनके चारों भाइयों के जो डायरेक्टर्स हैं, RM सर, PM सर, गोविंद सर और रवि सर, उन चारों भाइयों के जितने भी बेटे हैं, एक भी IIT नहीं है। वो अगर इतने IIT प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कोचिंग, तो वो सारे स्टार फैकल्टी उनको पढ़ाने लगा सकते थे ना। अगर मास्टर ही IIT नहीं करवा पाता तो उनके बेटे भी IIT में बने होते। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि कोचिंग में एडमिशन लेने से या कोई अच्छा टीचर आने से IIT निकल जाएगी तो भूल जाओ। पहले तो तुमको घिसना पड़ेगा, दिमाग तुमको चलाना पड़ेगा। मेरा काम बस ये है कि मैं आपको सोचना सिखा सकता हूँ। अभी भी ये वाली चीज बहुत बड़ी चलती होगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत सही तरीके से बताया बिल्कुल बच्चों को। अब तुम्हें यही नहीं पता है DH क्या है, कि DH लिखते कैसे, तुम वापस लेवल पे जाओ। मैं समझा रहा हूँ, बातें नहीं पढ़े हो, क्या मतलब है इसमें? यार मेरे भी बोलने में मैं कोई भी एक चीज चार बार क्यों बोल रहा हूँ? मुझे मजा आ रहा है क्या? मैं बोल रहा भाई चलो, इन्होंने एक बार नहीं सुना होगा, दूसरी बार सुन लेगा, तीसरी बार सुन लेगा, कम से कम इनका तो लॉस नहीं होना चाहिए। अब तुम झाड़ का लॉस करके बैठे हो, फिर तो भगवान नहीं चाहते, चले दो साथ ही चलिएगा। और मुझे पता नहीं, मतलब बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और छिपाने के लिए भी बहुत सारी चीजें। कोई बता दो कि आप अपना लगाओ हाथ चला, जितनी भी लाइन लिखी है दोबारा से रीड करो। क्या है, क्या लिखा है, आवाज के साथ रीड करो। स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में तुम ठीक रहे थे, और जब से मैं तीसरी क्लास में आया उसमें भी तुम्हें वही बोलना पड़ा, चौथी में भी वही बोलना पड़ा, 5वीं में भी वही बोलना पड़ रहा है। तुम सुधर जाओ यार। तुम्हें अगर ब्रेक चाहिए तो बोल दिया करो, सर 2 घंटे। मैं समझता हूँ कि 2 घंटे लगातार दिमाग दौड़ाना और एक इंसान की बातें सुनना थोड़ा होता है, चीनियाँ काटना अपनी आदत में नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं 5 मिनट का ब्रेक दे दूँ, हमारे 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन वैसा मौका मत दो कि मुझे डांटना पड़े। मेरा भी दिमाग खराब होगा, तुम्हारा भी दिमाग खराब होगा, तो मजा नहीं आएगा। और कोई डाउट तो पूछो ना यार। मैंने क्या मना कि कोई भी चीज कहाँ से आई, मैं वो भी सिखाने के लिए रेडी हूँ, जो प्रीवियस चीजें हैं जो हमारी यूज हो रही है। हालांकि रूल तो ये कहता है कि तुमको पता होना चाहिए। मैं तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा ना यार, मैं पिछला ही पढ़ाता रहूंगा तो आगे के सिलेबस से पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए अलग से टाइम मांग लो। मेरे से कुछ बच्चे आते भी हैं, अलग टाइम मांगते हैं, सिखाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं सोचा कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ वो हुआ है, मैं अपना संडे देने के लिए रेडी था। और ऐसे अगर दे रहा तुम टाइम का संडे दूंगा, मैं भी चिल करूँगा वापस। बिल्कुल ऐसा प्लानिंग डालना कि मंडे से 5 घंटे एक्स्ट्रा क्लास में अलग से कोई पैसा मिल जाता है तो फिक्स है ना भाई। और बात इतनी टिप टॉप करूँगा अगर तो सैलरी फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 काम ज़्यादा बता दिए तो मेरा मजदूरी बढ़ गई, जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा तो उसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? वो आपसी वो समझौता है, इसलिए मैं तो रेडी हूँ कराने के लिए। और उसमें भी तुम इंटरेस्टेड हो, मेरे इंटरेस्ट को मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अच्छा सोचने के लिए इंटरेस्ट जगा भी हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे समझ में आई लाइन पूरी, जो लाइन लिखी है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी जाएगी। आपने ये पढ़ी होगी कहाँ पर, केटीजी में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा लेट करें उसमें भी मानो मॉलिक्यूल्स है, और उसमें भी पढ़ी होगी आपने थर्मल एक्सपांशन वगैरह में। थर्मल एक्सपांशन पढ़ा है आपने कि जब हीट देते हैं
तो जो पिस्टन ऊपर उसके जाता है। वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो एक मैक्सिमम सेपरेशन तक भी जाते हैं और एक मिनिमम सेपरेशन वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से एक इन्लार्जमेंट दिखता है, तो वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो टक्करें बढ़ जाएंगी, टक्कर बढ़ जाएगी तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, जल्दी पास हो जाएगी, वेव एक्टिविटी बढ़ चुकी है, वापस से डेड स्पीड से क्या कर लो, डेड स्पीड जीरो कर लो, या एवरेज वेलोसिटी क्या कर लो, जीरो कर लो। अरे बोलो ना यार, क्यों हुआ, वो एक फॉर्मूले से सारी चीजें रिलेट होती है। क्लियर है यहाँ तक? क्या था लिखा आप लोगों ने, द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस। फुल स्टॉप। कंटिन्यू हो। फॉर स्मॉल टेंपरेचर वेरिएशन, यही सिलेबस में हमारे है ना। बाकी हायर एजुकेशन में जो टेंपरेचर के साथ रेसिस्टिविटी का वेरिएशन होता है वो अलग टाइप का होता है, वो फंक्शन अलग आता है, हमारे सिलेबस में नहीं। बहुत गंदे से डेरिवेशन है, बहुत गंदा हमारे में टेम्परेचर इंक्रीज आता है। हमारे में टेंपरेचर चेंज होगा वो 50% तक चलेगा, और 50 जैसे मान लो चेंज अगर आपने पहले टेंपरेचर था कंडक्टर का 30 डिग्री सेल्सियस और आपने कर दिया 150, कितने का चेंज होगा, 120 का हुआ। तो ये चेंज जो मामला आपने निकाले जा रहे हैं उसको लेकर हमारा चेंज कहाँ चलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस कहाँ चलेगा, 100 से 150 कर सकते स्मॉल की हैं, बात कर 100 से टेंपरेचर 120 कर सकते हैं, और टेंपरेचर बढ़ाओगे तो क्या चेंज होगा, रेजिस्टिविटी। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी में चेंज जो होगा वो इस फॉर्मूले जो मैं दिखाने वाला हूँ वो कब तक वैलिड है, स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर। देखो क्या लिखा आपको है, फॉर स्मॉल टेंपरेचर वेरिएशन, फॉर स्मॉल टेंपरेचर वेरिएशन, we can write for most of the materials, for small temperature variations, we can write WRITE, we can write for most of the materials, मतलब सभी ज्यादातर मटेरियल्स के लिए हम देख सकते हैं। तो देखिए डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी और टेंपरेचर को इस तरह से देखा ले, इधर देखो इधर हमारा T0 टेंपरेचर था जब मटेरियल का, किसका टेंपरेचर, मटेरियल का, तो उसकी रेजिस्टिविटी इस टाइम पर मान होती थी रो। अब टेंपरेचर मैंने चेंज कर दिया, तो मैंने कितना कर दिया, T इनिशियल ये था, T फाइनल ये था, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो गई होगी। अरे बोलो ना यार, तो हमारी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो होगी। तो रेजिस्टिविटी टेंपरेचर के साथ जो स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर की केस में जो वेरी करती है वो लीनियरली वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, और थोड़ा थोड़ा अगर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो वो होता है d अपॉन रो, d अपॉन रो, डायरेक्टली जो इक्वल जो आता है वो e की पावर अल्फा डेल्टा t टाइप का होता है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा e की पावर x का एक्सपांशन, लेकिन जब टेंपरेचर की जो हायर टर्म्स है वो नेगलेक्ट हो जाती है, जब अल्फा डेल्टा t की वैल्यू बहुत कम होती है, अल्फा डेल्टा t की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो वैसे करके याद है ना अप्रोक्सीमेशन। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी अप्रोक्सीमेशन ही है, एग्जैक्ट फंक्शन तो बहुत गंदा आता है जो हमारे सिलेबस में है ही। इसके बाद में भी पढ़ाई होती है ना, करेंट तो करेंट को भी पढ़ा था, देखते भी पढ़ रहे हो ना अभी, तो इसके आगे की चीज पढ़ रहे हैं, इसके आगे असेसमेंट का भी पढ़ो, ऐसे मारेंगे। तो हमारे सिलेबस में टेंपरेचर के साथ रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन होता है वो कैसा वाला है, लीनियर है, बट वो लीनियर रिलेशन कब तक वैलिड है, जब टेंपरेचर में चेंज सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तक रहा हो। चेंज की बात की है, अगर 100 से कितना कर सकते हो, 100 से 160 के लिए थोड़ा ही पड़ना गलत आंसर है, मतलब एरर है, क्या रहेगी, थोड़ी एरर है। क्योंकि बात है एरर, हम बहुत ज्यादा एरर पढ़ा नहीं हम लोग, बहुत ज्यादा परमिसिबल नहीं होती ना एरर, हम कितनी एरर कर सकते हैं, 5 से 10%, 5 से 10% में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे पहले ही 50% कर दिए तो रिजल्ट क्या हुआ, तो जल्दी मानोगे ना। तो ये होता है बेटा रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल व्हेन टेंपरेचर ऑफ द मटेरियल कितना है, कैपिटल आगे बात है। और रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जब टेंपरेचर कितना है, T0 है, इसी बात तो समझ में आएगा ये बात। देखो आगे देखो ये फॉर्मूला लिखो,
बारे में लिखो, अल्फा तुमने वहां पढ़ा होगा, कहां पर थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा है क्या? कोई भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या वो फोटोग्राफिक इन्लार्जमेंट होता है, नहीं होता है? ठीक है, तो वहां पर क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा होगा ना? वैसे ही ये अल्फा क्या है हमारा, देख लो अल्फा के बारे में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? वहां क्या हुआ करती थी? पर डिग्री सेल्सियस क्या हुआ करती थी वहां पर? याद है ना? यहाँ से निकालो ना यार। ये वाला तो क्या हो जाएगा आपका? अल्फा डेल्टा टी, ये एमएसएलएस, ये क्या होना पड़ेगा? एमएसएलएस होना पड़ेगा। तो इसकी डायमेंशन कैसे होगी? 1 मतलब एमएसएलएस n की पावर 0, या यूनिट की बात कितनी होगी? यूनिटलेस होगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस की तो यूनिट आएगी क्या? क्या यूनिट पे डेल्टा क्या हो जाएगी? क्या होगी? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ये कैपिटल है केल्विन। लिखिए यहाँ तक, लिखो तो बता देना। अच्छा, वैसे तो ध्यान सुनो, अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपको पता है, लेकिन छोटे से टेम्परेचर चेंज में हम अल्फा को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। और तब जब ये कांस्टेंट होता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है? याद है? आपने एक फॉर्मूला लिखा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये पहला था आपका, दूसरा नोट करें, R इज इक्वल टू क्या था? ρl अपॉन एरिया। इधर देखो, आपको पता है टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, डायमेंशंस भी चेंज होगी, लेकिन हम जो जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे उसमें हम मान के चलेंगे कि डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा चेंज, जो भी चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? रेजिस्टिविटी में हुआ है। तो रेजिस्टिविटी में हुआ तो किसमें भी होगा? रेजिस्टेंस में। नोट करें the resistance of a given conductor, नोट करते हैं, ये फॉर्मूला लिख लो, उसके नीचे देखो नोट में आज से तो वाला को नहीं क्या था, देखो the resistance of a given conductor, the resistance of a given conductor, the resistance of a given conductor। तुम लोग बाकी सबके टीचर की क्लास में भी ऐसी चेक करते हो, कोई कुछ बोलता नहीं है, ये करते ही नहीं, या मेरे को इतना लल्लू समझ रहे हो? तो सब में तगड़ा तो मैं ही हूँ वैसे, मार डाले सही तो बन जाए ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि इस उम्र में होता है थोड़ा, लेकिन डिपेंड करता है ना आप किसके सामने कर रहे हो। मैंने भी किया है, ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा भी चलो मेरे भी काम, मैं तो बढ़ जाता था किसी से भी, लेकिन ऐसा कोई टीचर से मिल रहा होता था, या गाइड से मिल रहा हूँ, या जैसे बड़े घर वाले हैं उनसे मिल रहा हूँ। ऑब्वियसली इतना तो मैंने सिखाते हैं ना घर वाले यार। अरे चिल हो जाओ भाई, अरे हो जाओ, इतने डोज काफी था, अब खुश हो सकते हो, गुस्सा मत लो, चेहरे एकदम सीरियस में बना के रखो। अरे ठीक है ना? अरे आवाज तो निकाल दो, जरूरत से बोलता हूँ तो नहीं निकाल रहे हो, सब ठीक है ना? पक्के से सब चंगा से वाइट टाइम 80
शुरुआत करनी पड़ेगी जीरो से। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर, ठीक है आंसर, Yes, sir. डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, जो फॉर्मूला लिखा है वही बता रहा हूं, डिपेंड्स ऑन लेंथ, on its length and area of cross section. The resistance of a given conductor depends on its length and area of cross section. Besides of resistivity, besides of resistivity, besides of resistivity, नहीं besides the resistivity, okay, besides the resistivity, full stop. As temperature changes, comma, the length and the area also change. As temperature changes, comma, the length and the area. As temperature changes, comma, the length and the area also change. But these changes are quite small. But these changes are quite small. But these changes are quite small, and the factor. And these changes are quite small, and the factor L upon A. जो फॉर्मूला में लिखा है ना, R is equal to rho L upon A. But these changes are quite small. And the factor L upon A may be treated as constant. May be treated as constant. May be treated as constant. Then अरे आपने क्या किया? देखो आपने कल इसमें से बना हुआ है, तो आपको पता है तो कंडक्टर एक मटेरियल ही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा? तो ताऊ वगैरह के साथ कुछ हुआ, उसमें से रेसिस्टिविटी चेंज हुई। अरे बोल रहे यार, लेकिन आपने ये जो पढ़ा है कि उसकी लीनियर डायमेंशंस भी बढ़ेगी, ये रेडियस भी चेंज हो सकती है और लेंथ भी चेंज हो सकती है। तो हम उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें L अपॉन A वाला फैक्टर क्या है, लगभग क्या है। तो अगर आप बोलो F टेम्परेचर चेंजेस L upon A, अब मैं क्या मान सकता हूँ? मैं जो कंपेयर एयर में करूँगा तो देखिए L upon A को मैं क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट। तो R डायरेक्टली को किसके बोल सकता हूँ? रो की। तो जैसा वेरिएशन रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर की चेंज होने से था, क्या वैसा ही वेरिएशन मैं किसका बोल सकता हूँ? रेजिस्टेंस का बोल सकता हूँ। तो क्या बेटा हम डायरेक्टली लिख देंगे R फाइनल इज इक्वल टू क्या? R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा। इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। मैं ऊपर कर दूंगा। देख रहे हैं इसे? तो R फाइनल इज इक्वल टू क्या? R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा। R फाइनल क्या है? R फाइनल क्या है? R फाइनल क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T फाइनल है ना, और R इनिशियल क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इनिशियल। बैक करने देता तुम्हारा बैक करने देता तुम्हारा मैं सवाल बैक करने जाने देता कुछ नहीं होता। ओके आगे लिखो। लास्ट में यार होगा कुछ नोट करके लिखो। जातिन वालों ये बाद में करके लिया तो एक कॉपी कर कर लिया। कितना भी अनलिमिटेड पूरा और कोई पूरा खाई जाए मोहम्मद यूट्यूब पर देख बल्किंग वाले बहुत खतरनाक है बल्किंग वाले बॉडी बॉडी बनाते हैं बल्किंग। देखो हो गया तक एक टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हुआ, ये समझ में आया क्या? आगे नोट करके लिखो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस, सम इंपॉर्टेंट
contain ये कौन सा सर्वर हुआ पिछला points हुआ पिछला एक स्टेट cylindrical resistance मतलब मैं यहाँ पर कंडक्टर बोल सकता हूँ। एक किसके लिए बात हो रही है? cylindrical कंडक्टर। तो cylindrical कंडक्टर के correspond हम क्या बात करने वाले हैं? जल्दी से समझो। बोल पाए। एक ये मटेरियल का बारिश हो रही है। अब तक आ गया। इधर देखो इधर। कुछ है नहीं इसमें। ये मान मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी देर की थी? रो लंबाई कितनी देर की थी? एल और लेग रेडियस कितनी देर की थी? इसको वाला। तो एरिया ऑफ प्रोसेस में कितना हो जाएगा? y into r स्क्वायर। तो क्या हर जगह यूनिफॉर्म रो है? क्या हर जगह एक यूनिफॉर्म है? तभी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से क्या हायर रखना होगा और ये तो तभी आप यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं बेटा? R is equal to rho L upon area. R is equal to rho L upon area. और एरिया की भी मैं बताता हूँ तो क्या होगा? rho L upon pi into R square. तो ये तो एक हमारी स्टैंडर्ड बात हो गई। लेकिन आप दूसरी बात समझिए, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को या इस कंडक्टर को कूट कर इसकी लंबाई अगर मैं n टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं? n टाइम्स। ठीक है, बट वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने क्या था? अभी इसका ये था, चलो बोर्ड पर लंबाई L है, रेजिस्टेंस R है,